देखिए, तो हम अपने बचे हुए सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसा आप लोग समझ रहे हैं, महीने के लास्ट डेज चल रहे हैं और नया साल आने वाला है। कुछ ज़्यादातर लोगों की छुट्टियां भी हैं बच्चों की, तो बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से मजबूरी में मुझे उतना ही टेस्ट अपलोड करना पड़ा। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा हमेशा मन रहता है कि मैं पूरा ही टेस्ट अपलोड करूँ, बट ना सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। चलिए कोई ना, जैसी भी सिचुएशन हो हमें तो उसमें आगे ही बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ऑब्लिक गवर्नर जनरल ने तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया? ऑप्शन ए लॉर्ड एलिगिन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो हमें इसमें से बताना है किसने हस्तक्षेप किया था यहाँ पर। देखिए, जो आपके लॉर्ड कर्जन महोदय थे ना, ये काफ़ी कह सकते दुष्ट ही थे, क्योंकि यही हैं जो बंगाल का विभाजन करवाए। तो इन्होंने, जो इनका कार्यकाल है वो 1899 से 1905 यानी 1905 तक का रहा। और भारत के वायसराय बनने से पूर्व वह भारत के उप मंत्री भी रह चुके थे, यह रह चुका था। उसने उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया और तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर, जैसा कि इस लाइनों में कहा गया है, हस्तक्षेप करके, मतलब पहले आरोप लगाया फिर तिब्बत में हस्तक्षेप किया। और उसने तिब्बत को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 75 लाख रुपए यानी 75 लाख रुपए देना स्वीकार करने को विवश किया। और इसके बाद उनका मन नहीं भरा तो फिर भूटान और सिक्किम के बीच स्थित चुम्बी घाटी पर भी अधिकार कर लिया। ये इनकी कारस्थानी है लॉर्ड कर्जन की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि M-STRIPS का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन से, बी हाथियों के संरक्षण से, सी बाघों की निगरानी से, या डी आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो ऐसी कोई योजना या कोई नई चीज़ लॉन्च होती है तो उसका नाम अब कुछ कुछ इस तरीके से दे देते हैं ना, जैसे वैक्सीन हो गया या कुछ चीज़ें हो गई। तो देख लेते हैं, आप भी अपने स्तर से सोचिए कि क्या हो सकता है, या आपने कई करंट में पढ़ा हो या कभी पहले का याद हो कहीं। तो देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 2010 में बाघों की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम M-STRIPS का प्रारंभ किया। तो जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। हालांकि ये करंट से रिलेटेड नहीं है, ये पहले आ चुकी है योजना, बट क्योंकि क्वेश्चन बनाया है और बन जाते हैं यूपीपीसीएस में, आरओ में तो खास करके बनते ही हैं 1995, 2010 इस तरीके से। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सारे अनुभव हमें यही बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। भारत के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है? देखिए, कथन से भी क्वेश्चन आते हैं, किताबों से आते हैं, है ना, कोई पुस्तक लिखता है उसका विमोचन होता है तो आते हैं। तो ये आपको बताना है, या आपने इस तरह से इसका आंसर देखिए, मैं आपको बताती हूँ तब तक। यहाँ पूछा गया है कि ये कथन किसका है भारत के संदर्भ में। ऑप्शन है लॉर्ड एटली, बी लॉर्ड चार्ल्स वुड, सी जॉन सुलिवन, या डी कॉर्नवालिस। ठीक है, ये निरंकुश सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जो ये कथन दिया गया है ये कथन चार्ल्स वुड का है। चार्ल्स वुड जुलाई 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान सदस्य थे और जिन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक योजना प्रस्तुत की जिसे वुड डिस्पैच बोलते हैं। वुड डिस्पैच इन्हीं चार्ल्स वुड के नाम से पड़ा, तो उनके नाम से जाना जाता है। तो ये कथन आपका चार्ल्स वुड का है, यानी ऑप्शन बी। चार्ल्स वुड से अब आप याद रखना कि वुड डिस्पैच जो आया था वो चार्ल्स वुड के उससे आया था, तो आपको नाम याद रहेगा। इसलिए चार्ल्स वुड के ही वुड को लेके वुड डिस्पैच बोल दिया गया। जैसे कई बार होता है ना, कोई सदस्य किसी समिति में गुप्ता होता है तो उसे गुप्ता समिति बोल देते हैं या उसका नाम पड़ जाता है। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है आगरे के किले का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। सेकंड ऑप्शन है काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कूट की सहायता से सत्य कथन या कथनों का चयन करें। कूट आपके इस प्रकार है। कूट आपका है ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो हम देख लेते हैं इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। देखिए, आगरे का किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, ये तो नॉर्मल सबको पता ही है। कोई भी अगर जिसने मान लीजिए लूसेंट भी पढ़ा है तो उसे ये बात पता है कि आगरे के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि काशी का जो सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है वो आपका कथन सत्य है। तो यहाँ पर हमारा जो कूट में आंसर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि केवल सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक का वैष्णव उपनाम नागरी दास था जिसने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे? ऑप्शन ए राजा सावंत सिंह,
बी राजा छत्रसाल, सी राजा हरि सिंह या डी राजा कुशाल सिंह। ठीक है, तो देखिए अजमेर की जो रियासत किशनगढ़ के शासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया। इसी रियासत के राजा सावंत सिंह का वैष्णव उपनाम नागरी दास था। इन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए राजा सावंत सिंह। ठीक है, राजा सावंत सिंह का ही वैष्णव उपनाम नागरी दास था। तो अगर नागरी दास आता है तो आप समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, बी ईशोपनिषद, सी बृहदारण्यक उपनिषद या डी छांदोग्य उपनिषद। तो पुनर्जन्म का उल्लेख के बारे में बात हो रही है, पुनर्जन्म, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद में आपके पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसे विदेह राज जनक के विजय का उल्लेख, इसमें मतलब इसी उपनिषद में विदेह राज जनक के विजय का उल्लेख मिलता है और पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार इसी उपनिषद में मिलता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आंसर भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है पांड्य शासकों का राजकीय चिन्ह मछली था। सेकंड, पांड्य शासकों की प्रथम राजधानी मथुरा थी। तो सत्य कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ये क्वेश्चन खूब आता है, बहुत बार इसको कंफ्यूज करके पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट कथन सत्य है कि पांड्य शासकों का राजकीय चिन्ह मछली था, लेकिन सेकंड असत्य क्योंकि पांड्यों की प्रथम राजधानी कोरकाई थी जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित किया गया। पहली राजधानी मदुरा नहीं थी। तो यहाँ पर केवल फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये राजपूत है और ये स्थान है। ऑप्शन है पुष्यभूति वंश थानेश्वर, बी मैत्रक वंश वल्लभी, सी मौखरी वंश कन्नौज, डी चंद्रवंश मगध। देखिए यहाँ पर मौखरी वंश आपको पता है, पुष्यभूति भी पता है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो एक जो सही सुमेलित नहीं है, गौड़ अथवा चंद्रवंश का प्रमुख क्षेत्र बंगाल था। देखिए मौखरी मैंने बोला कि मौखरी पता है, पुष्यभूति भी पता है, दो में कन्फ्यूजन है। तो जो गौड़ अथवा चंद्रवंश है आपका, ये जो डी नंबर में, इसका प्रमुख क्षेत्र बंगाल था और इस वंश का प्रमुख शासक शशांक था, ना कि मगध। तो ये यहाँ पर जो मगध दिया हुआ ये आपको वैसे भी गलत है और डी ऑप्शन आपका गलत सुमेलित है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बंगाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में सबसे बड़ी बस्ती है। सेकंड, ये हरियाणा राज्य में स्थित है। असत्य कथन चुने। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट ना सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही आराम से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि धौलावीरा के बारे में अभी 2 साल पहले चर्चा में थी। ठीक है, तो ये हरियाणा में स्थित है या नहीं स्थित ये तो आपको पता ही है आराम से। तो इन्होंने बोला है कि असत्य कथन चुने। ठीक है, असत्य कथन चुनना है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। प्रथम राखीगढ़ी जो हरियाणा में है और ये गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। तो पहली बात तो पहला भी असत्य है और सेकंड क्योंकि ये गुजरात के कच्छ में है, ये हरियाणा में तो है ही नहीं। सबसे पहले तो यहीं से समझ जाना है कि हरियाणा में ये स्थिति नहीं है, करंट में भी था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी दोनों, पहला भी असत्य है और दूसरा भी असत्य है। ठीक है, क्योंकि प्रथम राखीगढ़ी है जो हरियाणा में है और सेकंड ये दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता है हड़प्पा की, बट ये गुजरात के कच्छ में है, ना कि हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? अकबर के बारे में इस तरीके से पूछते हैं, 3-4 बार मैंने देखा क्वेश्चन। तो ऑप्शन है दीन इलाही की स्थापना, बी दास प्रथा का अंत, सी मजहर की घोषणा, डी तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। अकबर ने काफ़ी काम किए थे अपने कार्यकाल में। देखिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए, दास प्रथा का अंत इन्होंने पहले किया। ठीक है, दास प्रथा का जो अंत किया ये इन्होंने 50-62 में किया। इसके बाद में आपका आता है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 50-63 में। ठीक है, 50-63 में किया।
मजहर की जो घोषणा की है ये 5079 में की है, और जो दीन इलाही धर्म की स्थापना की 5082 में, यानी कि ये सब 1500 के सेंचुरी में ही है, बट ये इस तरीके से क्रमवार में किए हैं। तो जो ए ऑप्शन है अंतिम स्थान पर आएगा आपका, क्योंकि ये 5082 में स्टार्ट किया था, मतलब इन्होंने इसकी स्थापना की है। तो इस तरीके से इनका पूरा कार्य का वो हो जाएगा, जो भी इनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस एक ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त, या डी कुमारगुप्त। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भिक्षु जो थे, बौद्ध भिक्षु महान वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया था, ये किसने कार्य किया था? तो समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया था, और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राज्य के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बी फिरोज शाह बहमनी, सी ताजुद्दीन फिरोज शाह, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बहमनी राज्य का कोई शासक रहे हैं जिन्होंने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। आपको पता ही है जजिया कर क्या था, है ना, हिंदुओं से लिया जाता था। तो देखिए सातवाहन शासकों, अलाउद्दीन, हाँ ये यहाँ की बात हो रही, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जफ़र खां, जिनका नाम जफ़र खां भी था, 1347 ईस्वी की बात है। तो बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और इसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। इसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया। ठीक है, तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये राजवंश है और ये सिक्के की धातुएं हैं। आपको पता है कि जो पहले के राजवंश थे वो अपने अपने हिसाब से सिक्के भी जरूर जारी करते थे, और कुछ ये भी इच्छा रहती है कि जब हमारा राजवंश ना रहे या हम ना रहे तो एक प्रतीक के रूप में चलता रहे, है ना, ऐसा पहले चलता था खूब। तो ये उसी के वजह से सिक्के की धातुएं की बात हो रही है। तो ऑप्शन है कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, बी गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सी सातवाहन स्वर्ण, डी कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। अब इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर जो ये आपके सातवाहन है, सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी तांबा तथा शीशे व पोटीन के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पर सातवाहन के बारे में जो बात हो रही स्वर्ण, ये आपका गलत प्रिंट है, वो मैच है। ठीक है, स्वर्ण नहीं चलाया था। देखिए सातवाहनों ने चांदी तांबा कांच पोटीन इन सब के चलाए थे, स्वर्ण के नहीं चलाए थे। तो ऐसे आपका आंसर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट दिया है और सूची सेकंड दिए हैं। अब हमें इनका मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ये देखिए सूची फर्स्ट है और ये आपकी सूची सेकंड है। ऑप्शन है स्ट्रेडियाल नारी विकास हार्मोन, बी सर्टोली कोशिकाएं वृषण, सी मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाएं, डी सेरिब्रम स्मरण क्षमताएं। साइंस के और ये मतलब कि साइंस की ये लिखावट है, ये जो भाषा है साइंस की है। तो यहाँ हमें मिलान करना है कि कौन किससे सही सुमेलित है, या फिर ये कोड दिया इसकी सहायता से हमें आंसर बताना है। ठीक है, आई होप कि आपने इनमें से कुछ नाम तो पहले सुने ही होंगे, तो आप अपने स्तर से देखिए कि इसमें से कौन किसका सही आंसर हो सकता है। स्ट्रेडियाल जो है वो नारी विकास हार्मोन है, यानी कि ए सही है, A1। सर्टोली कोशिकाएं जो होती वो वृषण में पाई जाती हैं, तो ये केवल वृषण लिख दिया यहाँ पर, और आगे होता अगर वृषण में पाई जाती हैं। इसके बाद में शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो मेरुरज्जु या कशेरुकी रज्जु सुना होगा। ठीक है, कशेरुकी रज्जु या कशेरुकी रज्जु दोनों भी बोला जाता है। तो प्रतिवर्ती जो क्रियाएं हैं वो आपकी हो गई। सेरिब्रम आपका पता ही है कि स्मरण क्षमता या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यहाँ पर स्मरण क्षमता लिख दिया, पर वैसे अगर लिख देते मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और यह ऐच्छिक क्रियाओं स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। ठीक है, कोई नहीं लिख दिया है। तो इस तरीके से देखेंगे हम, तो हमारा पहला कूट ही आपको सही सुमेलित लगेगा, यानी पहला हमें अपना आंसर मिल गया। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चीज़ें मैंने बता दी। स्ट्रेडियाल आपका नारी विकास हार्मोन से संबंधित है, सर्टोली कोशिकाएं आपकी वृषण से, मेरुरज्जु ये प्रतिवर्ती क्रियाओं से, और सेरिब्रम आपका स्मरण क्षमता
हाँ, स्मरण क्षमता या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन है स्वेद ग्रंथि, बी दुग्ध ग्रंथि, सी थाइमस ग्रंथि या डी लार ग्रंथि। ये कह रहे हैं कि बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है, नहीं है बताना है नहीं बताना। ठीक है, तो देखिए बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं, जैसे लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, अशु ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि जो आपकी है होती है तो ये नलिका विहीन होती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल, एडिनल, थाइमस ग्रंथि इत्यादि। तो यहाँ पर जो थाइमस ग्रंथि है ये आपकी नहीं है, बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेसोप्रेसिन की अधिकता से क्या होता है। ऑप्शन है मूत्र तनु होता है, बी रुधिर गाढ़ा होता है, सी रुधिर दाब घट जाता है या डी रुधिर दाब बढ़ जाता है ना। तो शायद इसका नाम कहीं सुना होगा आपने। आप सोचिए कि क्या हो सकता है। यहाँ पर जो बात हो रही वेसोप्रोसिन की, तो वेसोप्रोसिन का स्रावर जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से होता है, और वेसोप्रेसिन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर तनु हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। इसे मूत्र रुधिर हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्या नाम से बात है वो मैंने आपको बता दी। इससे जो होता है वो आपको इन्होंने बताया कि दाब बढ़ जाता है ना। यूरिन बिकम अ थिक एंड ब्लड बिकम्स थिन, तो ड्यू टू विच ब्लड प्रेशर इंक्रीज, इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये मैंने इसलिए पढ़ दिया थोड़ा सा कि किसी किसी को ये चीज़ समझ में आ जाती है अच्छे से। मुझे भी कई बार इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्म समझ में आ जाता, तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी अधिकता होने से रुधिर का दाब जो है वो बढ़ जाता है और वो क्या नाम से उसका दबाव हो जाता है। तो चलिए आंसर आपको मिल गया डी, रुधिर दाब बढ़ जाता है। यहाँ पर जो इन्होंने बताया वो रुधिर दाब बढ़ जाता है, मैंने और आपको एक्सप्लेन पोर्शन बता दिया। इसके बाद आप एक बार जब PDF आपको मिलेगी तो उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कारण आर कह रहा है कि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में विलय होती है। पहले क्या कहा कि गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर जाते हैं ना समुद्र में, उनके बारे में बात हो रही है। अधिक दाब पर हीलियम रक्त में विलय होता है। तो यहाँ पर नीचे कथन दिए गए हैं, सॉरी कोड दिया गया है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है परंतु आर सही है। हम इसका सही आंसर देख लेते हैं, इनमें से कौन सही है कौन गलत है। तो आपका कह रहे कि अभिकथन ए सही है परंतु आर गलत है, कारण जो उसका बताया वो गलत है। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। ठीक है, देखिए हीलियम एक हल्की एवं अज्वलनशील गैस है। हल्की तो पता ही है सबको, है ना, कि हीलियम बहुत हल्की गैस है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होती है। इन्होंने बताया कि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में विलय होती है, इसलिए ये कथन आपका जो है कारण वो गलत है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है। ऑप्शन है केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 273 के होता है। सेकेंड, एल्कोहल का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम होता है। तो यहाँ पर कोट दिया गया है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसमें से कौन सा सत्य है। आप भी पहले सोचिए, थोड़ा सा रोकिए वीडियो को कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। फिर मैं जब टिक करती हूँ तो आप देखिए कि आपको क्या कुछ चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, या आपने जो पढ़ा है कहीं रिवीजन किया तो क्या आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। देखिए सेल्सियस पैमाने पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 273 प्लस 100 बराबर 370 के। अतः कथन फर्स्ट सत्य नहीं है। इन्होंने बताया जो 273 के होता है ये आपका कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर 373, ये 270 तो होता है प्लस इसमें 100 और ऐड होता है, तो फिर ऑब्वियसली ये 373 हो जाएगा। ठीक है, एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अतः कथन 2 आपका सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, एल्कोहल का क्वथनांक और जल के क्वथनांक से कम होता है।
तो अल्कोहल का क्योंकि 78 होता है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री, तो ऑब्वियसली अल्कोहल का कम हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हल्दी में किस प्रकार का वर्णक होता है। ऑप्शन है जेंथोफिल, बी लाइकोपिन, सी एंथोसाइनिन या डी इनमें से कोई नहीं। हल्दी देखिए सब्जी में हम लोग डाल के खाते हैं और वैसे भी कभी चोट लगती है तो आपको बताया जाता है कि हल्दी का दूध पी लो, फ़ायदा करेगी। तो हल्दी आपकी बहुत फ़ायदेमंद होती है ना। हल्दी में जेंथोफिल वर्णक होता है। लाइकोपिन आप हमेशा याद रखना, ये मेरे को याद रहता है, पता नहीं कैसे याद हो गया। टमाटर में हमेशा लाइकोपिन, जब भी टमाटर की बात हो तो लाइकोपिन अगर ऑप्शन में है तो उसको आग बंद करके टिक करिएगा, ठीक है। और सेब में लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है। लेकिन अब ये कभी मत सोचिएगा कि सेब लाल होता है टमाटर लाल होता है तो दोनों में लाइकोपिन, नहीं। सेब में एंथोसाइनिन और टमाटर में लाइकोपिन। और हल्दी में जो वर्णक होता है, हल्दी में जो एक प्रकार का वर्णक होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको इसको भी बता दिया और इसका भी बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ये आपके मूल राशियाँ हैं और ये उसके एसआई मात्रक है। ये तो 12th में पढ़ाए जाते हैं, इंटर में पहला ही चैप्टर, जहाँ तक टीचर आपको जब भी आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी तो आपको पहले ही लिखवाया जाता है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। हमने यहाँ पर ये बात कर ली, तो यहाँ पर कौन से एसआई मात्रक सही सुमेलित है और कौन सा इसमें नहीं सही सुमेलित है वो हमें बताना है, ठीक है। जो यहाँ पर इन्होंने द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान को जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, ना कि मिलीग्राम, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर याद रखनी है, इसका किलोग्राम होता है। बाकी आपका पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडला, उष्मागतिकी ताप या उष्मागतिक ताप केल्विन, द्रव्यमान किलोग्राम, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये फल है और ये खाने योग्य इसका भाग है। ऑप्शन है सेब, पुष्पासन, बी काजू बीजपत्र, सी लीची एरिल, डी गेहूँ फलवित्ती। अब इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं ये बताना है। और इसी तरीके का आपने क्वेश्चन देखा होगा जिसमें हल्दी दिया था, लौंग दिया है, तो ये क्वेश्चन खूब आता है। इसमें से खाने योग्य भाग आलू का दे देते हैं, हल्दी का दे देते हैं, तो इसको ज़रूर अच्छे से याद रखना, इस पर ज़्यादा नज़र बना के रखना। पहले आप इसका गेस वर्क करें या आप पहले इसको बताएं कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो कह रहे हैं कि गेहूँ का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष है, ठीक है। गेहूँ का जो खाने वाला भाग है वो फल वित्ती नहीं है। ये जो फल वित्ती लिखा है इसकी जगह पर भ्रूणपोष हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। बाकी सेब का पुष्पासन, काजू बीजपत्र, लीची एरिल, गेहूँ भ्रूणपोष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची दी गई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट में कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं और सूची सेकंड में संबंधित उत्पाद दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए मेरीकल्चर, मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन, ठीक है। सेकंड मोरीकल्चर, सहतूत की खेती। अब देखिए मोरीकल्चर और मेरीकल्चर में माइनर सा डिफरेंस है तो ध्यान रखना है। सी सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन। डी ओलीकल्चर, जैतून का संरक्षण। अब इसमें से कौन से किससे सुमेलित है ये बताना है, कौन किससे सही सुमेलित है, मतलब ए फर्स्ट से या बी फर्स्ट से, ये बताना है, ठीक है। तो ये आपका कोट दिया गया है, अब हमको इससे इसका आंसर बताना है। देखिए जो मोरी कल्चर है ये आपका सहतूत की खेती से संबंधित है, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी सही है। मेरी कल्चर आपका मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन, ये भी आपका सही है। सिल्वी कल्चर आपको कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा सा, तो ये आपका वन संवर्धन से संबंधित है। ओली कल्चर जो आपका वो जैतून का संरक्षण। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा कोट आ जाएगा वो आपका ए ही निकल के आ जाएगा, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है। ध्यान रखना है मेरी कल्चर और मोरी कल्चर में, इन दोनों में बहुत ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषाणु जनित बीमारियों के संबंध में सही है। ऑप्शन ए मम्स, रेबीज, हर्पीज, बी तपेदिक, हर्पीज, रेबीज, सी छोटी माता, कैंसर, तपेदिक, डी कैंसर, तपेदिक, पोलियो। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प विषाणु जनित बीमारियों के संबंध में सही सुमेलित है, ठीक है। तो विषाणु जनित बीमारियों के संबंध में जो सही सुमेलित है वो आपका यहाँ पर मम्स, रेबीज, हर्पीज,
यानी कि ए ऑप्शन सही सुमेलित है। देखिए कई बार ना जो ये मैं माइक का यूज़ करती हूँ बहुत अच्छा नहीं है, आई मीन ऐसे नॉर्मल है जिससे काम चलाया जा सके, और थोड़ी सी मेरी गॉड गिफ्टेड वॉइस ऐसी है कि भारी भी है ना। कई बार तो जेंट्स और लेडीज़ में डिफरेंस भी नहीं हो पाता है कि लेडीज़ बोल रही है जेंट्स, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो गॉड गिफ्टेड है, मैं उन्हें नहीं बदल सकती। जैसे कि मेरी वॉइस मोटी है, आई नो, मैं जानती हूँ, और मुझे इससे कोई गिला नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं टेस्ट सीरीज़ बना रही हूँ, क्योंकि आपका भी समय बहुत कीमती है वैसे ही जैसे मेरा समय है, और मेरा समय अगर किसी कारण से ख़राब होता है तो मुझे गुस्सा आती है, तो आपका अगर किसी कारण से ख़राब हो तो आपको भी गुस्सा आती होगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। कई बार वॉइस थोड़ी स्लो हो जाती है, कई बार वॉइस ना जब आप उसको हाई वॉल्यूम पे ले जाते हैं तो क्या होता है, जैसे कोई पिक्चर का जो रेजोल्यूशन होता है उसको जब बढ़ाएंगे तो वो फ़ोटो फटी फटी सी आएगी, वैसे आवाज़ भी भारी हो जाती है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आवाज़ सही से नहीं आ रही है और ये टेस्ट सीरीज बता रही हैं। तो मेरा कंट्रोल कुछ चीज़ों पे है, जैसे कि माइक हो गया, मैं माइक कोशिश करूँगी कि चेंज कर दूँ तो वॉइस अच्छी आए, पर मेरी वॉइस क्योंकि थोड़ी सी मोटी है तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं भी मैं समझ सकती हूँ कि आपको उतनी स्वीट सी नहीं लग रही होगी, और जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है मैं उस पर कुछ नहीं कर सकती, जिस पर है मैं उस पर और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। माफ़ी चाहती हूँ, पर जो फैक्ट है वो फैक्ट है ना। तो थोड़ा सा आप देख लें, और थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम से कि माइक चेंज हो जाए तो वॉइस थोड़ी सी ठीक आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर ए सही हो गया, आगे बढ़ते हैं। और आप सबका शुक्रिया भी, क्योंकि बहुत से लोग तो मुझे जानते ही नहीं हैं, मैं वैसे नहीं बनाती, मैं तो ऐसे नॉर्मल वीडियो बनाती हूँ, तो लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मुझे बहुत अच्छे से बताते हैं चीज़ों को, तो मैं उन चीज़ों पे बहुत खुश होती हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी गलतियों पर डेली वर्क करते हैं तो गलतियों में इम्प्रूवमेंट की बहुत संभावना हो जाती है। परफेक्ट तो नहीं हो सकता, बट मैं इम्प्रूवमेंट पे बिलीव करती हूँ कि मैं जितना इम्प्रूवमेंट करती जाऊँगी उतनी चीज़ें बेहतर होने की कोशिश में बेहतर होने में हो जाती हैं, है ना, उतनी की चीज़ें हमारी बेहतर हो जाती हैं। तो बहुत थैंक यू आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है भारी जल, बी ग्रेफाइट, सी बेरिलियम ऑक्साइड, या डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है भारी जल, बी ग्रेफाइट, सी बेरिलियम ऑक्साइड, या डी उपरोक्त सभी। ये हमने बता दिया था, है ना, ये मतलब हमने बातें कर ली। आप पहले इसको बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में किया जाता है, भारी जल, ग्रेफाइट एवं बेरिलियम ऑक्साइड सभी का प्रयोग न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में किया जाता है। श्रृंखला अभिक्रिया में विखंडन के पश्चात उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉनों की गति अत्यधिक होती है और इनकी गति को कम करने के लिए इन मंदकों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। कारण आर, कवकों में पर्णहरित का अभाव होता है। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, ये आपका कोड ए है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है, और डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या सही होना चाहिए। देखिए ऑप्शन तो आपका फिलहाल यहाँ पर ए सही दिया गया है, क्यों दिया गया इसका कारण जान लेते हैं। देखिए जो इन्होंने यहाँ पर बात कही है ना कि कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते क्योंकि कवकों में पर्णहरित का अभाव होता है। कवक हरित लवक सहित थैलोफाइटा हैं, इनमें भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है यानी कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश नगर निकाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के नगर निकायों का गठन किया गया है। सेकंड, मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। थर्ड, नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ये उपरोक्त में से सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें बताना इन तीनों ही कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश नगर निकाय के जो बारे में बताया गया है यानी कि तीनों ही ऑप्शन आपके सत्य हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है,
नगरों के प्रकारों की घोषणा राज्यपाल करते हैं और मेयर का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में किस वर्ष तक के बालकों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। आपका जो ऑप्शन 23 और 24 है ना, बालाश्रम और बच्चों को रखने से, ये उससे संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहे हैं 16 वर्ष से कम, बी 12 वर्ष से कम, सी 14 वर्ष से कम या डी 15 वर्ष से कम। ठीक है, तो पता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 यानी 24 ये वर्णित है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में भी नहीं लगाया जाएगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 14 वर्ष यानी कि 14 वर्ष से कम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। सेकेंड, नवीनतम गठित 18वां मंडल अलीगढ़ है। थर्ड, उत्तर प्रदेश में 6 आर्थिक संभाग बनाए गए हैं। तो सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। यहाँ पर सत्य कथन है ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर बताते हैं। देखिए जो कह रहे हैं ना ये कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, तो उत्तर प्रदेश में, और जो ये संभाग की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में 6 आर्थिक संभाग बनाए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभागों की संख्या 4 है। ऑप्शन ए पश्चिमी, सेकेंड केंद्रीय, थर्ड बुंदेलखंड और 4 पूर्वी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो नवीनतम गठित 18वां मंडल अलीगढ़, ये तो सही है, जिसे आगरा मंडल से अलीगढ़, एटा, कासगंज एवं हाथरस जिलों को काटकर बनाया गया है। तो 81 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फर्स्ट और सेकेंड सही हो जाएगा। थर्ड आपका गलत है क्योंकि यहाँ पर 6 नहीं 4 आर्थिक संभाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 49, सी अनुच्छेद 46 या डी अनुच्छेद 48 का। ठीक है, ध्यान रखना है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। बहुत सारे लोग जाते हैं ना राष्ट्रीय स्मारक घूमने, फिर वहाँ पे उसको ऐसे खरोच के दिल बना देते, फिर उसमें तीर बना देते, फिर वहाँ कहीं किसी का नाम लिख देते हैं XYZ, फिर अपना नाम लिखाते हैं ना। ये सब नहीं करना चाहिए। वहाँ दिल काटने से आप कुछ होने वाला नहीं होता है, ये फालतू का काम कर देते हैं। कई सारे लोग थूक आते हैं मसाला खा के, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, है ना। पेड़ों पर भी काट के, अब ये नहीं देख रहे कि पेड़ को भी तो दिक्कत हो रही होगी, नहीं, उस पर काट के पता नहीं क्या ही करते रहते हैं। चलिए हम आंसर देख लेते हैं। कभी कभी मैं बोल देती हूँ इस तरीके से, सॉरी। तो हालांकि ये बात सही है, इसमें तो मुझे सॉरी भी नहीं बोलना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। वो स्मारक हमारे इतिहास के गवाह हैं, वो हमारे इतिहास को बताते हैं, ना कि जो आप लोग दिल गोद आते हो उसको, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल 49 है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। ये आपके भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल आपका है वो बी यानी कि 49 सही है, लेकिन आप इसके बारे में भी समझ लीजिए। 29 जो आपका आर्टिकल है यहाँ पर, वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और आपका जो ये 46 है, यह आपका अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों से संबंधित है। 48 जो का है आपका, ये पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन से संबंधित है, वन जीवों की रक्षा से। ठीक है, चलिए आई होप आंसर पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबंधों से हैं जो संविधान का मूल स्वरूप निर्धारित करते हैं। ठीक है, कारण आर कह रहे हैं कि मूल संविधान में आधारभूत ढांचे का स्पष्ट प्रावधान था। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा था कि हमने ये आधारभूत ढांचे के बारे में बात कर ली, और ये इसका कारण इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा कि मूल संविधान में आधारभूत ढांचे का स्पष्ट प्रावधान था कि नहीं था, तो हमें यहाँ पर इनका सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो देखिए अभिकथन ए तो सही है, परंतु आर गलत है, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि आधारभूत ढांचे का जो कॉन्सेप्ट आया वो आपका 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आया। ये हर बच्चे को जो पॉलिटी पढ़ रहा वो पढ़ ही लेता है ना। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में 13 जजों की पीठ ने यह कहा था कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो दिया था वो कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में भी
कहा गया कि तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि आधारभूत ढांचा क्या है। अब आधारभूत ढांचा क्या है ये न्यायालय ही डिसाइड करेगा। जब भी कभी आधारभूत ढांचे का हनन होगा तो न्यायालय डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर जो ये पूछ रहे हैं कि स्पष्ट प्रावधान था, तो आर कारण आपका गलत है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि ए सही है, परंतु जो कारण आर बता रहे हैं वो आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, कारण आपको पता चला क्यों गलत है। मूल संविधान में आधारभूत ढांचे का स्पष्ट प्रावधान कहीं नहीं था। इसका जो प्रावधान आया वो आपका 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आया। और आपको पता है कि इसी वर्डिक्ट को जब दिया गया तब 13 जजों की पीठ बैठी थी, यानी 13 जज बैठे थे जिन्होंने ये वर्णन दिया। अब इससे बड़ी अगर कभी पीठ बैठेगी तो उसका भी मतलब कि वर्डिक्ट देगी तो उसका आएगा प्रावधान, बट अभी मूल ढांचे में इसका प्रावधान कहीं नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ को हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार हेतु निर्देश होना चाहिए। यहाँ पर ठीक है, निर्देश दिया गया। ऑप्शन ए आपका कह रहा है 351, बी 348, सी 340 या लास्ट डी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 353। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसके अंतर्गत, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संघ को हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार हेतु निर्देश दिया गया। देखिए आर्टिकल 35 के अंतर्गत संघ को हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार हेतु निर्देश दिया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के विकास एवं प्रसार हेतु समुचित प्रयास करे। हमें लग रहा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, तो 351 है और वो वहाँ पर 35 पे उन्होंने केवल लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, प्रिंट की मिस्टेक है तो इस बात को ध्यान रखना, कहीं की प्रिंट की मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए भाग 15, बी भाग 16, सी भाग 12 या डी भाग 18। ठीक है, आपने भाग पढ़े होंगे एक से, जब उसमें एक में आपका भारत संघ का उसके राज्य क्षेत्र, सेकंड में आपका यानी भाग 2 में आपकी नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का में मूल कर्तव्य। तो इस तरीके से जो भाग दिए गए हैं उनमें से ये बताया गया है। ठीक है, कि कौन सा संविधान से प्रेरित भाग है। देखिए आंसर आपने सोच लिया होगा, तो आपने क्या डी सोचा है, भाग 18 जो है आपका, यानी डी ऑप्शन है। देखिए संविधान का जो भाग 18 है वो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक आपात उपबंधों का प्रावधान है जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये अधिकरण है यानी ट्रिब्यूनल्स, और ये इसके स्थापना वर्ष हैं। ठीक है, ऑप्शन ए प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण 1969, बी कावेरी जल विवाद अधिकरण 1990, सी द्वितीय कृष्णा नदी जल विवाद 2008 या डी नर्मदा जल विवाद अधिकरण 1969। अब हमें इसमें से मिलाना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है हमें। ठीक है, आप पहले अपने स्तर से प्रयास करें, फिर हम इसके आंसर बताते हैं। देखिए जो द्वितीय कृष्णा जल विवाद अधिकरण वर्ष दिया गया है ये 2008 नहीं है, ये 2004 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत लिखा गया है। ये 2004 में स्थापित हुआ था और ये विवाद आपको पता हो कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बीच का है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने निश्चित समय के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है। ऑप्शन है 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 3 माह या डी कोई निश्चित समय नहीं है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बात हो रही। अगर राष्ट्रपति का होता तो उसमें ज़्यादातर आपका यही रहता कि 6 माह के भीतर करा लिया जाता है। ठीक है, 6 माह तक भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो पूरे भारत के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, आपको पता है, तो उसमें 6 माह रहेगा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछ रहा कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने निश्चित समय के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है, तो इसमें और इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराने का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर है आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना उसके किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है कार्यकारी शक्ति, बी विधायी शक्ति, सी न्यायिक शक्ति या डी वित्तीय शक्ति। ठीक है, तो राज्यपाल आपको पता है राज्यों में रहते हैं, जो एक तरीके से कहा जाता है कि केंद्र के वक्ता के रूप में रहते हैं। हालांकि ये तो आक्षेप लगाए जाते हैं। तो देखिए इन्होंने बोला है कि संवैधानिक आपात के लिए राष्ट्रपति से जो सिफारिश करना है वो उसके किस शक्ति के अंतर्गत आता है। आपने शक्तियाँ पढ़ी होंगी राज्यपाल की। तो राज्यपाल द्वारा राज्य में संवैधानिक आपात के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना उसकी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत और नेपाल की संयुक्त जल परियोजना है? ऑप्शन ए चोखा जल विद्युत परियोजना, बी तुलबुल परियोजना, सी टनकपुर जल परियोजना या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर भारत और नेपाल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए जो टनकपुर जल परियोजना है वो महाकाली नदी पर स्थित है और भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा टनकपुर जल परियोजना। इसके बाद में कह रहे हैं कि जो चोखा जल विद्युत परियोजना वो वांगचू नदी पर स्थित है तथा ये भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। तो आपको याद रखना है चोखा जल विद्युत परियोजना। इसके बाद में बोले तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, भारत की एक परियोजना है। इसमें दूसरा जो देश है उसका कोई वो नहीं है, मतलब कि सहयोग नहीं है। ये तुलबुल जो परियोजना है ये भारत की खुद की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या है। ऑप्शन ए 7, बी 12, सी 21 या डी 9। ठीक है, तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश के 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या है वो 7 है। वो 7 कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी। तो इस तरीके से ये आपके ऑप्शन ए हो जाएगा 7। इसमें आपका प्रयागराज भी है। आई थिंक मैंने बोला है, अगर नहीं भी बोला है तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट कानपुर, सेकेंड लखनऊ, थर्ड गाजियाबाद, 4 आगरा, 5 वाराणसी, 6 मेरठ एवं 7 प्रयागराज। ठीक है, तो 7 वो जिले हैं जो 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य और दक्षिण एशिया के निम्नलिखित अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों में कौन एक स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए इराक, बी ईरान, सी अफगानिस्तान या डी पाकिस्तान। मध्य और दक्षिण एशिया के बारे में बात हो रही है। अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों में से कौन एक स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत नहीं सम्मिलित है? ठीक है, तो देखिए मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों में ईरान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान सम्मिलित है। इराक स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत नहीं सम्मिलित है। तो ये आपका ऑप्शन ए है, इसमें इराक शामिल नहीं है। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये देश हैं और ये प्रमुख कृषि फसल हैं। ऑप्शन है घाना कोको, बी ब्राज़ील कहवा, सी श्रीलंका चाय, डी मलेशिया गन्ना। देखिए आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जो गन्ना है भारत में तो होता ही है, इसके बाद में और भी कई देशों में पैदा होता है। इन्होंने क्या कहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो हमें वो एक बताना है देश जो सही सुमेलित नहीं है। तो मलेशिया की जो प्रमुख कृषि फसल बोल रहे हैं वो रबर है। यहाँ इन्होंने गन्ना दे दिया, ये गन्ना इसमें नहीं है, गन्ना और जगह है। जैसे कि ब्राज़ील में भी कहते होता है लेकिन मलेशिया में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा होती हैं। ऑप्शन है जटिल, बी सरल, सी ना जटिल ना सरल या डी समान। तो यहाँ पर हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में बात हो रही है। तो परितंत्र में विभिन्न जीवों में पोषण स्तर के माध्यम से संबंध होता है, यानी कि प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है। जैसे कि घास आपका खरगोश का भोजन बन गया, खरगोश आपका आगे उसी तरीके से फूड चेन चलती रहती है ना, तो एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रमण एवं खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। तो इसमें जीवों का एक सरल और सीधा संबंध होता है। ठीक है, एक सरल और सीधा संबंध। फिर कह रहे हैं जबकि खाद्य जाल को खाने वाले जीवों का जबकि खाद्य जाल परस्पर संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से निर्मित होता है, तो यह एक कठिन जटिल व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा खाद्य जाल जटिल प्रथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, बी इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो सत्य कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है,
तो यहाँ पर आपके सी ऑप्शन यानी कि ए और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। देखिए जो यहाँ पे पूछा गया है ना, तो वो न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है और ये देश ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये भौगोलिक खोजें हैं और ये उसके खोज करता है। ऑप्शन ए न्यू फाउंडलैंड जॉन कैवेट, बी हवाई द्वीप समूह कैप्टन कुक, सी उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरी, डी दक्षिणी ध्रुव केपलर। अब इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है। देखिए आपने नाम सुना ही होगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति आर एमंडरसन थे, जो वर्ष 1911 नॉर्वे के थे। ठीक है, तो आपके जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो डी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये केपलर नहीं है, ये एमंडरसन मैंने बताया वो हैं जो पहुंचे थे प्रथम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या है। ऑप्शन ए काकेसस प्रजाति की, बी निग्रोसम प्रजाति की, सी ऑस्ट्रेलियासम प्रजाति की, या डी मंगोलायड प्रजाति की। ठीक है, अंडमान और निकोबार की बात हो रही है, जो द्वीप समूह है भारत में। तो नवीनतम अनुसंधानों से यह स्पष्ट हुआ है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो जनजातियां हैं वो अफ्रीकी निग्रेटो के साथ सौम्य रखती हैं, यानी कि बी हो गया आपका निग्रोसम प्रजाति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक दृष्टि से भारत के मुख्य भूमि के निकटतम है। ऑप्शन ए बैरन द्वीप, बी मिनिकॉय द्वीप, सी रियूनियन द्वीप समूह, या डी चागोर द्वीप समूह। देखिए जो मिनिकॉय है, जिसे स्थानीय रूप से मालिकू के रूप में जाना जाता है, लक्षद्वीप समूह में भारत का सुदूर दक्षिण प्रवाल द्वीप वलय है। यह भौगोलिक दृष्टि से भारत की मुख्य भूमि के सबसे निकट है। ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका मिनिकॉय द्वीप समूह। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा सी सेट पोर्शन आ गया है। मैंने कई सारे पेपर में आपको सी सेट के क्वेश्चन करके बताए हैं और बहुत सारे लोगों को आता ही है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपको आना ही चाहिए। तो मैं 99 से 111 तक का स्किप कर रही क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको अपनी प्रैक्टिस से आना चाहिए, है ना। और कहीं ना कहीं कोचिंग करे हुए सी सेट आपने तैयार किया होगा, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। मेरे बताने से तो ऐसा कुछ होना नहीं है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन है आगे बताती हूँ, करंट अफेयर और जीएस के। अब आई होप कि करंट अफेयर बहुत कम होगा, जीएस ही होगा। तो आप 111 तक की मैं पीडीएफ भेजूँगी, तो आप उसको ना देख लीजिएगा। मैं इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। जैसे आपका 99 ये दिया गया है, इसके बाद में आपका एक मतलब में ये आपका 100 है, तो मैं इसकी भी पीडीएफ भेज दूँगी इन क्वेश्चन की। तो आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बचेगा और इसको आपको प्रैक्टिस करने से अच्छी बात होगी, मेरे प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम बात करते हैं 111 क्वेश्चन में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। ये सूची फर्स्ट उद्योग है और ये सूची सेकंड में क्षेत्र है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि तेल शोधक कारखाना मेरठ, बी देसी घी उद्योग पीलीभीत, सी खेल का सामान मथुरा, डी बांसुरी उद्योग औरैया। तो अब इसमें से आपको मिलान करना है। खेल का सामान आपको बहुत अच्छे से पता है, करंट अफेयर में पढ़ा होगा या फिर यूपीएस स्पेशल हो गया, तो उसमें आपको ये सब बताया ही जाता है कि खेल का सामान कहाँ कैसा है ना। देखिए जो खेल का सामान आपका मिलता है वो मेरठ में फेमस है ना, पढ़ा है आपने। अब तो यूपीएस स्पेशल में खूब बताया जा रहा है ये। इसके बाद में आपका खेल का सामान C1 हो गया। बांसुरी उद्योग आपका पीलीभीत में होता है। ठीक है, बरेली उधरी बोलते हैं ना, बांस बरेली, तो बांसुरी उद्योग। तेल शोधक कारखाना आपको पता है मथुरा में है। रह गया आपका देसी घी उद्योग, ये आपका औरैया में हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन देख लेते हैं, कूट अपना देख लेते हैं। यहाँ पर जो कूट बी आपका है वो आपका सही सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए सितंबर 2009 में, बी अक्टूबर 2011 में, सी सितंबर 2007 में, या डी अक्टूबर 2010 में। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात हो रही है। देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की जो स्थापना की गई थी वो सितंबर 2009 में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप ये भी समझ लीजिए कि इसके अंतर्गत जो कुल 744 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में हाथी, तराई एवं शिवालिक के गिरिपदों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक घाटा क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए ब्याज समायोजित राजकोषीय घाटा, बी स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा, सी
लाभ समायोजित राजस्व घाटा या डी स्फीति समायोजित राजस्व घाटा। ठीक है, तो यहाँ क्रियात्मक घाटा के बारे में पूछा गया है आपसे। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में स्फीति सार्वजनिक व्यय की मात्रा में वृद्धि लाती है, इसलिए वास्तविक स्थिति जो होती है वो ज्ञात करने के लिए हम स्फीति समायोजित घाटा ज्ञात करते हैं, और स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा ही क्रियात्मक घाटा है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्फीति समायोजित राजकोषीय घाटा क्रियात्मक घाटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किन दो संस्थाओं को वाशिंगटन जुड़वा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है IMF एवं WTO, बी IMF एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, सी IMF एवं IBRD, या डी विश्व बैंक एवं यूनिसेफ। तो जो वाशिंगटन जुड़वा के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब इनमें से कोई दो ऐसी संस्थाएं हैं जो एक साथ हैं, तो इसकी वजह से इनको बोला जाता है। देखिए, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नाम सुना है ना आपने, IMF, तथा जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, इन दोनों की स्थापना अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स के 1944 के समझौते के तहत औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 यानी 1945 को हुई थी। चूँकि दोनों की स्थापना ब्रिटेन वुड्स के तहत हुई है, इसलिए इन दोनों को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स जुड़वा कहा जाता है। दोनों के वाशिंगटन में स्थित होने के कारण इन्हें वाशिंगटन जुड़वा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता चल गया ना, IMF और IBRD। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और याद रखना कि ये ब्रिटेन वुड्स के उससे बने थे दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र यानी कि EPZ वर्ष 1965 में खोला गया। ऑप्शन है मुंबई में, बी कांडला में, सी नोएडा में, या डी सांता क्रूज में। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले आप इसको गेस कीजिए कि क्या आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए या क्या आंसर इसका हो सकता है, वो आप गेस कीजिए, फिर मैं आंसर बता रही हूँ। तो इन्होंने पूछा कि निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो EPZ है वो वर्ष 1965 में कांडला में खोला गया, और ये एशिया का भी पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कांडला। आई होप आंसर पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार 1919 यानी 1999 योजना, बी है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2014, सी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000, डी है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 यानी 2001। इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए, जो 2 अक्टूबर 1993 को शिक्षित बेरोजगार युवाओं को व्यापारिक कारोबार के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। तो ये 2 अक्टूबर 1993 है, ना कि 2014। ठीक है, ये 2014 की नहीं है आपका, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय निवेश कोष NIF का गठन कब किया गया। ऑप्शन है वर्ष 2010 में, बी वर्ष 2005 में, सी वर्ष 2014 में, या डी वर्ष 2000 में। ठीक है, राष्ट्रीय निवेश कोष के बारे में बात हो रही है। तो जो आपका NIF है राष्ट्रीय निवेश कोष, इसका गठन वर्ष 2005 में किया गया, और सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाले राजस्व के सुनिश्चित इस्तेमाल के लिए इस संस्था की स्थापना केंद्र द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2005 में, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सूचकांक नहीं है। ऑप्शन ए सेंसेक्स, बी राष्ट्रीय सूचकांक, सी निफ्टी 50, या डी इंडोनेक्स्ट। ठीक है, इसको निफ्टी -50 करके बोलते हैं, तो निफ्टी 50 मैंने बोल दिया है। तो चलिए पहले आप इसका अपना आंसर गेस कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। निफ्टी 50 जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, जबकि सेंसेक्स BAE 50, BSE 200 और राष्ट्रीय सूचकांक ये सभी आपके इसके जो है सूचकांक नहीं है। ठीक है, मतलब है, और निफ्टी 50 जो है ये आपका इसका नहीं है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, ना कि BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह दिए हैं और ये प्रतीक दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन है राजकीय पुष्प, टेसु या पलाश,
बी राजकीय वृक्ष सीता अशोक, सी राजकीय पक्षी कोयल, या डी राजकीय पशु बारहसिंगा। ये एक तरीके से समझिए कि यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर जो आपको पता ही है, राजकीय पक्षी इन्होंने बोला है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी वो आपका सारस या क्रेन बोलते हैं, ठीक है। राजकीय पुष्प टेसु या पलाश वो सही है आपका। तो इस तरीके से जो आंसर यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यूपी स्पेशल का जरूर तैयार करके जाइए, ठीक है। आर में यूपी स्पेशल से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है। ये जनपद है और ये इसके मुख्यालय है। ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, बी कानपुर देहात, अकबरपुर, माटी या माती है, ठीक है। यहाँ पर माती भी होता है, जो लिखा गया वो माती है यानी ता है। इसके बाद में बस्ती, नौगढ़, जालान, उरई। अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको यहाँ पर देखिए अभी बताते हैं। देखिए जो गौतम बुद्ध नगर दिया है इसका मुख्यालय नोएडा है, ना कि ग्रेटर नोएडा, ठीक है। इसके बाद में जो नौगढ़ आपका दिया है, ये नौगढ़ आपका सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय है, ठीक है। ये बस्ती का नहीं है, और बस्ती का जो मुख्यालय है वो बस्ती सिटी है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन जो है, यानी कि जो कूट यहाँ पर दिया था, ए फर्स्ट और थर्ड, बी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, सी सेकेंड और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका सेकेंड और थर्ड सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने हेतु किस मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, या डी विदेश मंत्रालय, ठीक है। अगस्त 2023 के बारे में बात हो रही है, करंट अफेयर है। तो विदेशी नागरिकों के लिए आयुष प्रणालियों के तहत चिकित्सा को सुगम बनाने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा आयुष वीजा की नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई। ऑप्शन ए हो जाएगा गृह मंत्रालय। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा कि अपने आप में लग रहा है या तो आयुष मंत्रालय होगा या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यहीं पर काफ़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2023 में भारत द्वारा किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की गई है। ऑप्शन है फ्रांस, बी USA, सी रूस, या डी इजराइल, ठीक है। अगस्त 2023 में भारत द्वारा इजराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त की गई है, और यह एक आपको बता दें कि यह एक गाइडेड मिसाइल है। इसका उपयोग MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से किया जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगस्त 2023 में जायद तलवार 2023 नामक नौसैन्य अभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य संपन्न हुआ, ठीक है। तो अगस्त 2023 में जायद तलवार 2023 नामक नौसैन्य अभ्यास भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के मध्य संपन्न हुआ। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कि अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। ऑप्शन है विनिपेग कनाडा, बी शंघाई चीन, सी टोक्यो जापान, या डी मॉस्को रूस, ठीक है। तो देखिए अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स विनिपेग कनाडा में संपन्न हुआ, ठीक है। और ये इसका आयोजन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है, यानी 2 साल में एक बार। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीतने वाले देशों में कनाडा शीर्ष पर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी। वह किस देश की निवासी है। ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात की, बी सऊदी अरब की, सी यमन की, या डी ओमान की। हालांकि इन्होंने तो ये कहा कि पहली अरब महिला, अब लेकिन ये कई सारे अरब देश कंट्री हैं अरब की, तो अब ये आपको कंफर्म करके बताना है। गेस्ट वर्क भी कर सकते हैं थोड़ा सा। तो जो 2023 में अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी, वह संयुक्त अरब अमीरात की है, ठीक है। अगर गेस किया तो सही है, वरना कोई बात नहीं, मैंने आंसर तो आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में किस अंतर्राज्यीय बैंक को विश्व बैंक द्वारा ICCR इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल होने की मंजूरी प्रदान की गई है। ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ ब्रिटेन, सी बैंक ऑफ इजराइल, या डी
बैंक ऑफ जापान, ठीक है। तो अगस्त 2023 में बैंक ऑफ इजराइल को विश्व बैंक द्वारा ICCR इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल होने की मंजूरी दी गई और ICCR की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। तो आपका हो जाएगा बैंक ऑफ इजराइल, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित देशों में से किस एक ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? ऑप्शन है जर्मनी ने, बी जापान ने, सी रूस ने, या डी पेरू ने। ओके, तो देखिए अगस्त 2023 में रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह कानून लिंग पुष्टि प्रक्रियाओं को गैर कानूनी घोषित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर, रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? ऑप्शन ए खजुराहो मध्य प्रदेश में, बी बेंगलुरु कर्नाटक में, सी पुणे महाराज में, या डी कोच्चि केरल में, ठीक है। तो देखिए हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगस्त 2023 में ब्राजील, भारत, रूस, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका देशों से बने ब्रिक्स गठबंधन में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, या डी 8, ठीक है। तो अगस्त 2023 में ब्राजील, भारत, रूस, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका देशों से बने ब्रिक्स गठबंधन में 6 नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई है। इन देशों में आपका ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, इथोपिया एवं मिस्र शामिल है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, कितने देश हो गए आपके? 6 देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 15 अगस्त 2023, बी 14 अगस्त 2023, सी 16 अगस्त 2023, या डी 21 अगस्त 2023। आई होप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। 14 अगस्त 2023 को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। बारे में एक सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2021 में इस तिथि को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा की गई है। मतलब ये अभी हाल से ही शुरू किया गया है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है, और आपको करंट में तो पता ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कि अगस्त 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है गुजरात, बी केरल, सी महाराष्ट्र, या डी कर्नाटक। तो यहाँ पर आपका केरल सरकार द्वारा, ठीक है, केरल सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली यानी कि अतिथि पोर्टल का शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ यहाँ पर क्योंकि टाइम तो बचेगा। दूसरा जो मैं इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन डील करती थी वो नहीं कर पा रही हूँ 2 दिन से, तो मुझे लगा कि मैं आज थोड़ा इसको फास्ट करके डन कर लूँ, फिर मैं उनको भी करूँ, क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखना, मैंने कम से कम 7 से 8 चैनल देखे हैं, बहुत रेयर है कि किसी ने बात की है या PYQ में की है, अदरवाइज जल्दी कोई उनको नहीं बता रहा है, ठीक है। उनकी लैंग्वेज भी अलग है और वो सिवाय प्रैक्टिस के किसी कारण से नहीं आएंगे। हालांकि पूरे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस पर डिपेंड है, पर और सारे क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, ये ऐसे हैं कि इनके कुछ फैक्ट हैं जिनको पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनते हैं। इंटरपर्सनल स्किल के लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई बुक नहीं है, तो उसको प्रैक्टिस से ही आएंगे और अच्छी खासी मात्रा में आते हैं। तो जो मेरे बचे हुए क्वेश्चन है, जो ईयर है, मैं उनको डील करूँगी, मैं उन्हें स्किप नहीं करूँगी। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अरास डैश डोडरा गैस फील्ड विवाद निम्नलिखित में से किन 3 देशों के मध्य है? ऑप्शन है ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, ठीक है। बी रूस, चीन, जापान, सी कुवैत, इराक, ईरान, डी ओमान, यमन, इराक। तो हमें बताना कि ये किन 3 देशों के मध्य स्थित है। तो आपका ये ईरान, सऊदी अरब और कुवैत के बीच अरास डोडरा गैस फील्ड विवाद है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर आंसर मिल गया, PDF से आप और चीज़ों को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, बी न्यायमूर्ति BU ललित, सी न्यायमूर्ति अभिजीत लांबा, या डी न्यायमूर्ति शिव प्रताप सिंह, ठीक है। तो देखिए न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने अगस्त 2023 में NGT के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया और ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अगस्त 2023 में आयोजित 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन
2023 का आयोजन स्थल क्या था? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी इंदौर, सी श्रीनगर या डी जबलपुर। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगस्त 2023 में आयोजित 26वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन स्थल इंदौर मध्य प्रदेश था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु पैनल गठित किया गया? ऑप्शन ए के राधाकृष्णन, बी एस राजलिंगम, सी महेश चंद्र पंत या डी दिनेश भार्गव। ठीक है, तो अगस्त 2023 में महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु पैनल गठित किया गया। महेश चंद्र पंत यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की? ऑप्शन है श्रीलंका, बी मालदीव, सी जापान या डी भूटान ने। ठीक है, तो देखिए श्रीलंका ने प्रथम कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की और श्रीलंका में पहली बार इस महोत्सव की मेजबानी की गई। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है एरिना सबालेंका, बी कोको गॉफ, सी गैब्रिएला डाब्रोस्की या डी अन्ना डनिलीना। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगस्त सितंबर 2023 में आयोजित यूएस ओपन 2023 टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब कोको गॉफ जो अमेरिका की है ने जीता और उन्होंने इस प्रतियोगिता में बेलारूस की एरिना सबालेंका को पराजित भी किया। ठीक है, तो कोको गॉफ हो जाएंगी यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है कि अगस्त 2023 में मॉस्को रूस में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के दौरान निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है शांता थोटम, बी विशाल मल्होत्रा, सी एन वी मूर्ति या डी दयाशंकर भारती। ठीक है, तो बात करते हैं अगस्त 2023 में मॉस्को रूस में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के दौरान शांता थोटम, ठीक है, शांता थोटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सतत विकास लक्ष्य आपका एसडीजी गोल 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया गया। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शांता थोटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? ऑप्शन है संघाई चीन, बी ब्राजीलिया ब्राज़ील, सी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका या डी मॉस्को रूस। तो ये 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात हो रही। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बहुत से आयोजित हुए 2023 में। देखिए अगस्त 2023 में जो 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ठीक है, और इस सम्मेलन का मुख्य विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका यानी पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और बहुपक्षवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट एंड लास्ट है कि अगस्त 2023 में निम्नलिखित स्टार्टअपों में से कौन सा एक यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम स्टार्टअप बना? ऑप्शन है स्विगी, बी जोमेटो, सी ओला या डी जेप्टो। इंपॉर्टेंट है, तो अगस्त 2023 में जेप्टो यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम स्टार्टअप बना। गौरतलब है कि ऐसे स्टार्टअप जिनका मूल्य $1 मिलियन से अधिक होता है उन्हें यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा जेप्टो। तो ये आपकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गई। आई होप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू आप सबका।